जय हिंद, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप राय आज अपनी बात स्टेपल वीज़ा अर्थात नत्थी वीज़ा पर रखता हूँ। आम भाषा में सरलता के साथ रखता हूँ। आइए हम सब बात करें। गर्मी बहुत है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अपना कमेंट भी लिखिएगा कि नत्थी वीज़ा और स्टेपल वीज़ा पे भारत का क्या अप्रोच है, चीन का क्या दृष्टिकोण है, आप सबका क्या मंतव्य है, इस पर ज़रूर लिखिएगा। आइए सरलता से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। अभी चीन के चेंगदू शहर में एक वर्ल्ड यूनिवर्सियाड गेम हो रहा है। उसमें भारत का भी तमाम खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। 8 सदस्यीय दल ऊशु नाम का खेल, जिसे हम कुंगफू के नाम से भी जानते हैं, जो चाइना ओरिजिन का ही खेल है, उसमें 8 सदस्यीय दल भी प्रतिभाग करने वाला था। लेकिन हुआ यूं कि 3 खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश से थे, और जैसा कि सन 2000 के करीब से चीन की पॉलिसी रही है कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को वह नत्थी वीज़ा देता रहा है। अब ये नत्थी वीज़ा क्या है, इसका खेल हम समझते हैं। इसके पीछे उसका मंतव्य क्या है, पूरा मकसद क्या है, इसको समझते हैं। नत्थी वीज़ा को यूँ समझिए कि पासपोर्ट के साथ एक पेज अटैच कर दिया जाए, अलग से नत्थी कर दिया जाए, स्टेपल कर दिया जाए, टंकित किया जाए, पिनअप कर दिया जाए। उसी में स्टैंप लगेगा, उसी में एंट्री एग्जिट का रिकॉर्ड होगा, उसी में आपके टिकट्स होंगे, और जब आप ये पूरी यात्रा करके आते हैं तो उस पन्ने को फाड़ दिया जाए, यानी आपका कोई भी रिकॉर्ड न रहे। ये होता है अलग से स्टेपल वीज़ा, यानी जो अटैच वीज़ा है। इसका मतलब ये हुआ। चीन ऐसा क्यों करता है, उसके 2 कारण हैं। एक तो चीन कहता है अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है, इसलिए अपने ही नागरिकों को अपने देश के लिए न पासपोर्ट की ज़रूरत है, न अलग से किसी वीज़ा की ज़रूरत है। एक परमिट की ज़रूरत है जिसको वो नत्थी वीज़ा या स्टेपल वीज़ा के रूप में देता है। और दूसरा इसके पीछे ये है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश और तमाम प्रदेशों, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों के अलगाववादी, आतंकवादी भी चीन की यात्रा करें तो उसका भी कोई रिकॉर्ड भारत के सरकार के पास न हो। आने जाने, रहने का, खाने ठहरने, किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड न हो, इसलिए स्टेपल वीज़ा और नत्थी वीज़ा देता है। पहले से नहीं दे रहा है, करीब 25 वर्षों से चाइना ऐसा कुकृत्य करता आ रहा है। और चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के साथ ही नहीं करता है, अपितु वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी ऐसा करता है। उसके पीछे उसके तर्क हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य पाकिस्तान का राज्य है, भारत के साथ उसका डिस्प्यूट है, तो यानी वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत का नागरिक नहीं मानता है, इसलिए वहाँ के लोगों को भी वो अटैच वीज़ा या जो स्टेपल वीज़ा देता है। ये करता आ रहा है चीन, और बदले में उसको ठोस प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका मन भी बढ़ रहा है। हुआ क्या कि चीन कहता आया है कि तिब्बत हमारी हथेली है, पाम है, और उसकी 5 अंगुलियों को वो बताता है। क्रमशः अरुणाचल प्रदेश को बताता है, सिक्किम, भूटान को बताता है, नेपाल को, लेह लद्दाख को बताता है। कहता है ये 5 अंगुलियां हैं जो हथेली से चिपकी हैं। जब हथेली चीन के पास है तो अंगुलियां भी ऑब्वियस है कि चीन के पास होना चाहिए। उसके पीछे वो तर्क देता है, पुराने मानचित्रों का हवाला देता है। कहता है पुराने चीन में तिब्बत समेत ये 5 क्षेत्र सम्मिलित थे। जब भारत ब्रिटिश रूल के अधीन आया तो ब्रिटिशर इतने मजबूत थे कि उसने हमारे इन क्षेत्रों को हड़प लिया। ब्रिटिशर भारत छोड़ के चले गए, चाइना पहले की स्थिति से मजबूत हो गया, इसलिए अपने खोए हुए, हड़पे हुए विभाग को वापस करेगा। ये तर्क बना के वो अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता है, और हम जानते हैं कि 1962 की लड़ाई भी इसी को लेकर हो चुकी है, और भारत उसमें निराशाजनक भारत का प्रदर्शन रहा है। खैर, अरुणाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा भूभाग है जो करीब 83-84 हज़ार वर्ग किलोमीटर के करीब ठहरता है। और अभी जो अक्साई चीन, लेह लद्दाख
जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन वाला जो करीब करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, 1962 के युद्ध के दरमियान चीन ने उसको हड़प लिया है और वो तब से चीन के कब्जे में बना हुआ है। यानी 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में है और उसकी निगाह अभी 83-84,000 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के भूभाग पर है। खैर, ये तो हुआ डिस्प्यूट का हिस्ट्री, इतिहास रहा। अब बदले में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जैसे को तैसा टिट फॉर टैट और रेसिप्रोसिटी के सिद्धांत पर हमें भी तिब्बत को चीन का भूभाग मानने से मना कर देना चाहिए। हालांकि 1950 के माओ के चीन ने तिब्बत पर हमला करके और तिब्बत को अपने अंदर समाहित कर लिया, हड़प लिया। हम पूरी हिस्ट्री जानते हैं, किस तरह से दलाई लामा भागे और किस तरह धर्मशाला में आज भी छिपे हुए हैं और हजारों हजार तिब्बती नागरिक भी उनके साथ रह रहे हैं और उन्होंने एक निर्वासित सरकार बना रखी है। 1950 से तिब्बत पर जबरदस्ती चीन का कब्जा है। नेहरू सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय चीन के इस रवैये को मान्यता दे दी और उसके बाद किस तरह फॉरवर्ड पॉलिसी हुई, किस तरह और बॉर्डर डिस्प्यूट हुए और किस तरह युद्ध हुआ और किस तरह LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात सामने आई, ये सब इतिहास का विषय है। खैर, तिब्बत को जब हम चीन के अधीन स्वीकार कर लिए, नेहरू जी ने उसको मान्यता दिया, फिर अटल जी की सरकार ने भी विधिवत उसकी बात करके उसको मान्यता दे दिया। परंतु हम बाध्य नहीं हैं, हम उन बंधनों से उलट भी सकते हैं और हम तिब्बत के साथ भी ठीक वैसा ही कर सकते हैं जैसा कि चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ कर रहा है। और जो चीन का वन चाइना पॉलिसी है, जिसमें वो ताइवान, हांगकांग और सिक्यांग और सबको मानता है, उन बातों को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम जाहिर कर सकते हैं और ताइवान, हांगकांग समेत तमाम क्षेत्र के नागरिकों के साथ भी इसी तरह के वीज़ा का काम कर सकते हैं। खैर, जहाँ तक स्टेपल वीज़ा और नत्थी वीज़ा की बात है, तो अगर हम वीज़ा को देखते हैं तो तमाम तरह के वीज़ा के बारे में सुनते हैं। जैसे भारत और अमेरिका के संबंधों में ये वीज़ा वाला खूब बातें प्रकाश में रहती हैं। जैसे वहाँ पे H1B वीज़ा है, समथिंग कोई ग्रीन वीज़ा है, इस तरह की बातें सुनते हैं। तमाम ट्रांजिट वीज़ा की हम बात सुनते हैं, टूरिस्ट वीज़ा की बात सुनते हैं और बिजनेस वीज़ा की बात सुनते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल की बात सुनते हैं और पत्रकार वीज़ा की, तमाम तरह की वीज़ा की बात सुनते हैं। लेकिन ये नत्थी वीज़ा, अटैच वीज़ा और इस तरह के स्टेपल वीज़ा की बात हम भारत चाइना के दरमियान ही सुनते हैं। खैर, चेंगदू में हमारे 3 खिलाड़ियों को जो अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे, उनको चाइना ने स्टेपल वीज़ा देने की बात की। भारत ने पूरी टीम को ही जाने से वहाँ मना कर दिया है। भारत ने ठीक समय पे एक अच्छा उत्तर दिया। भारत बार बार कहता है कि देखिए, LAC को मुद्दा को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जब तक इंटरनेशनल बाउंड्री अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा डिक्लेयर नहीं करेंगे, यानी जितने डिस्प्यूट हैं, चाहे गलवान का हो, चाहे भूटान वाले बॉर्डर को लेकर हो, तमाम डिस्प्यूट को हमें रिजॉल्व करना होगा, तभी हमारे आपसी व्यापारिक संबंध सुचारू रूप से चलेंगे। अभी हाल की बात है, अभी 10 दिन की करीब की बात है कि चीन भारत के साथ जो इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी को भेजना चाहता था, यानी उसको उत्पादन के लिए एक भारी निवेश की इच्छा रख रहा था। भारत पूरी तरह से डिनाइल मोड पे है। तो चाइना ने कहा टेस्ला को आप बुला रहे हैं, अपने टाटा कंपनी को इलेक्ट्रिक कार के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो ओपन मार्केट बनाइए और जितने प्रकार के हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से या IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तमाम बंधनों से जो बंधे हैं उसके हिसाब से आप व्यवहार करिए। भारत तो एक दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारत डिनाइल मोड पे है। भारत कहता है LAC को पहले सही करिए, हम लोगों के बीच झड़प और बॉर्डर के जितने डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व करिए, तब देन आफ्टर हम देखते हैं। खैर, ये बातें भारत ने सही कही। अभी भारत के एक सुब्रमण्यम स्वामी की बात याद आ गई कि वो कहते हैं कि नेहरू अटल ने भले मान लिया, लेकिन हमें तिब्बत पे चीन के क्लेम को पूरी तरह से डिनाई करना चाहिए। और अभी शशि थरूर जी ने एक वक्तव्य दिया
जिसमें उन्होंने कहा कि स्पष्ट बोला है कि तिब्बत के लोगों को भी इस तरह के अटैच वीज़ा या स्टेपल वीज़ा देना चाहिए। ताइवान के लोगों के बारे में ऐसा सोचना चाहिए। और ये जो शशि थरूर साहब बोल रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बारे में तमाम थिंक टैंक्स बोलते रहे हैं, आर्मी ऑफिसर बोलते रहे हैं, आर्मी पर्सनल बोलते रहे हैं, तमाम डिप्लोमेट बोलते रहे हैं, बुद्धिजीवी बोलते रहे हैं और कहते रहे हैं कि टिट फॉर टैट करना होगा, यानी चीन को चीन के ही भाषा में जवाब देना होगा, तभी वो बैकफुट पे आएगा। खैर, इसके लिए भारत को अकेले प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत को क्वाड के माध्यम से या भारत के जो समान वैचारिकी के लोग हैं, भारत के लॉबिंग के मानने वाले हितैषी राष्ट्र हैं, उनको भी चीन का तिब्बत पर जो पूरी तरह से कब्जा है उसके खिलाफ मुखर करना चाहिए, आंदोलित करना चाहिए, लामबंद करना चाहिए, ताकि चीन सही रास्ते पे रहे। तो ये है स्टेपल वीज़ा की पूरी कहानी। स्टेपल वीज़ा देना चीन की एक तरह से दुष्टता को साबित करता है, तो इसके प्रतिकार में हर नागरिक को आना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि भारत अभी यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का प्रत्येक नागरिक जिस तरह से रूस के खिलाफ लड़ा, सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया, सहयोग किया, उसी तरह भारत के लोगों को भी उसी मोड में चाइना के खिलाफ, चाहे चाइना के वस्तुओं के खिलाफ हो, चाहे चाइना की आक्रामक नीतियां खिलाफ हो, चाहे उसके भविष्य में प्रत्याशित युद्ध के खिलाफ हो, लामबंद होना चाहिए, प्रतिकार की स्थिति में होना चाहिए। ये केवल चेंगदू में केवल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यार्ड गेम की बात नहीं है, अपितु हर स्तर की बात है। तो आप लोग कमेंट करिए कि क्या भारत के खिलाड़ियों का या भारत के अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के नागरिकों को चीन द्वारा इस तरह के वीज़ा देना कितना ठीक है, कितना गलत है, और भारत को उसके बदले क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या डिप्लोमेसी होनी चाहिए, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।